वो एक थिंक टैंक है, एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिटिकल थिंकिंग को पाकिस्तान में बढ़ावा देता है। जो एक बयानिया मुसल्लत कर दिया जाता है, उसका काउंटर नैरेटिव सामने लाता है, काउंटर बयानिया जो है वो सामने लाता है। इसके लिए हम वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, इस तरह की डायलॉग सीरीज करते हैं। हम स्कूल लगाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार दिन के। और साथ साथ हम पब्लिकेशन भी करते हैं। जो भी हमारे लेक्चर्स, हमारे जो स्पीकर्स होते हैं वो डिलीवर करते हैं वक्तन फवक्तन, वो हम उनको पब्लिसाइज करते हैं, उनको हम छापते हैं। तो दोस्तों, एक दफा फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया जो यहाँ पे आए हैं, हमारे स्पीकर्स का शुक्रिया। और मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सबका। मैं शमए महफिल जो है वो डॉक्टर अमीम लुत्फी साहब की तरफ करता हूँ, ताकि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग, सब दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, सबसे पहले तो कामरान साहब, कलीम साहब, आप लोगों का और इर्तिका वालों सब लोगों का आपका शुक्रिया भी और अप्रिसिएट भी करना चाहूँगा। आप लोगों को पता नहीं अंदाज़ा है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अब जो माहौल बना हुआ है उनमें यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है अब वो नहीं हो सकते। और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटियों में भी इनके ऊपर पाबंदी लग गई है। तो उस सिचुएशन के अंदर इस तरह के इवेंट कराना, आई थिंक इसके अंदर आप लोगों को बहुत अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करते हैं। उसे कहते हुए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जो हूँ चाहता हूँ कि हम लोग कोई 15 मिनट के करीब एक अपनी ओपनिंग, अपनी एक दलील रखूँ। उसके बाद जो है हम आसिम से सुनेंगे और फिर ऊपर डिस्कशन के ऊपर अगर हम चलें। जो इस इवेंट का नाम भी दिया गया है, इस इवेंट का नाम जो डायट की बात कर रहे थे, और डायट के अंदर आई थिंक मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया। उसके लिए अच्छा ये हो गया क्योंकि आमतौर पे जो करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको एक बहुत शॉर्ट हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं, और उसको खास तौर के ऊपर अमेरिका के अंदर जब देखते हैं तो अमेरिका की नज़र से इसको हम शुरू करते हैं नॉर्मली, कि जब ईरानी रेवोल्यूशन होती है 1979 वगैरह के अंदर, उस टाइम पीरियड के ऊपर शुरू करते हैं। लेकिन जब आपने इनको दोनों को साथ जोड़ दिया, आपने कहा यूरोप एंड अमेरिका, तो अब हमारे पास एक मौका मिल गया है देखने के लिए इसको पढ़े एक आप कह लें एक लंबे पस मंजर के अंदर, एक लंबे वेस्टर्न डोमिनेंस के हेड फ्रेमवर्क के अंदर। और उसके अंदर मैं जो हूँ एक थोड़ा आर्गुमेंटेटिवली एक जो अपनी ओपनिंग पोजीशन रखूंगा। ओपनिंग पोजीशन मेरी ये है कि जो ईरान जो आजकल कर रहा है, और ना सिर्फ ईरान कर रहा है बल्कि चाइना का राइज आप उसके अंदर कह लें, अमेरिका का अपना रिट्रीट कह लें और मुख्तलिफ वजूहत कह लें, जो एक ग्लोबल सिचुएशन बन गई है। इस ग्लोबल सिचुएशन के अंदर मेरे नज़दीक जो इंपीरियलिज्म को खतरा अभी है, ये पिछले 500 साल में नहीं था। ये मेरे ख्याल है पिछले 500 साल में इंपीरियलिज्म को इतना इतना सीरियस क्वेश्चनिंग yeah, the possibility of imperialism ending, I don't think, or there are very few examples across the last 500 years when it seemed, this hopeful. It may end up eventually turning up कि आखिर में कुछ भी नहीं होता, आखिर में वही ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद के नजरिए से हमें कुछ तो अलग होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं ये क्यों कहता हूं कि ये ना सिर्फ एक बड़ा आप कह लें अमेरिकन पावर को पिछले 30-40 साल के अंदर एक बड़े चैलेंजेस के अंदर है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि ये पिछले 500 साल के अंदर इंपीरियलिज्म के सबसे बड़े चैलेंजेस में से। उसके पीछे जो है मेरे आप कह लें मेरे चार मेन पॉइंट्स हैं, चार मेन पॉइंट्स हैं, जो मैं चार आर्ग्यूमेंट रखना चाहता हूं। पहला तो एक ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा एम्पायर और इंपीरियलिज्म के अंदर। अक्सर हमारे साथी जो ये थोड़ी सी एकेडमिक बात भी है, लेकिन ये लेफ्ट के अंदर भी हम लोग जो जो भी सारे लोग एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फ्लिपेजेस कर देते हैं बिटवीन एम्पायर एंड इंपीरियलिज्म। एम्पायर जो है वो मुगल एम्पायर भी हो सकती है, वो फ्रेंच भी हो सकती है, वो ऑटोमन भी हो सकती है, वो चाइनीज भी हो सकती है और रशियन भी हो सकती है। एम्पायर मुख्तलिफ तारीख के अंदर बहुत सारी एग्जाम एम्पायर आई हैं। और एम्पायर जो होती हैं छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, अथॉरिटेरियन हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। बेसिकली एम्पायर तो एक एक एनी कोई भी आप कह लें ऑर्गेनाइज बॉडी जो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस अपना कास्ट कर सकती है इन फ्लक्चुएटिंग में, उसको हम टेक्निकल वे के अंदर एम्पायर कहते हैं। लेकिन इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म एक बहुत मखसूस चीज है। एम्पायर बहुत सारा तारीख में रही है, लेकिन इंपीरियलिज्म जो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि इंपीरियलिज्म एक मॉडर्न क्रिएशन है जो पिछले 500 साल में आई है।
और यहां तक भी जो है मेरा एक दूसरा सबसे अहम पॉइंट है, दूसरा मेरा अहम पॉइंट है कि इंपीरियलिज्म के आज तक हमें तारीख के अंदर सिर्फ तीन एग्जांपल्स मिलती हैं। यानी इंपीरियलिज्म कोई एक इसकी हम एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन और वो सारा हम उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक कॉन्क्रीट हिस्ट्री के अंदर देखें तो आज तक हमें सिर्फ तीन एग्जांपल्स मिलती हैं, तीन इंपीरियलिज्म्स की एग्जांपल्स आई हैं। और वो तीनों, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है कि वो तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो वेस्टर्न ओरिजिन है, वो एक दूसरे के ऊपर सीखती हैं और एक दूसरे के लेसन से ड्रॉ करती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें, तो एक तरीके से इसको कहने का ये भी है कि हमारे पास इंपीरियलिज्म 1.0, 2.0, 3.0, तीन वर्जन है, जो हर वर्जन एक दूसरे से ग्रो करता है और एक दूसरे से लेसन से सीखता है। इंपीरियलिज्म 1.0 जो आपके 15th and 16th सेंचुरी के अंदर शुरू हुई थी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हिस्ट्री के लेसन के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन जो यूरो अमेरिकन आपने डायट दिया था उससे एक थोड़ा सा एक पस मंजर बड़े करने का एक मौका मिलता है। तो उसके अंदर जो पहली इंपीरियलिज्म 1.0 जिसको मैं कह रहा हूँ, वो एक आइबेरियन वन एम्पायर जो थी। जिन लोगों को थोड़ा हिस्ट्री का पता हो कि वो स्पेन और पोर्चुगीज दोनों आपस में रिश्तेदार हुकूमतें थी, दोनों की आपस में शादियां भी हुई हुई थी। वो दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, वो कहते हैं तुम इस तरफ जाओ ये तुम्हारा, ये इस तरफ जाओ ये मेरा। लेकिन वो एक ज्योग्राफी को, नक्शे को बांटने के अलावा जो उनमें फर्क था वो ये था कि दोनों की मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ पावर भी बहुत फर्क था। जो स्पेन था, स्पेन जब जाता है अमेरिका के अंदर वो कंट्रोल करता है लोगों को, वो कंट्रोल करता है जमीन को। जब मैं कहता हूँ लोगों को कंट्रोल करता है, इसका मतलब है कि वहां पे जो है बहुत we know that it was one of the biggest slave trade. There was a large point of conversions. There was huge genocides। 9 में से 10 में से 9 लोग वो मार देते हैं। इस तरह का जेनोसाइड जो आज तक तारीख में नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरा उस इस इंपीरियलिज्म 1.0 जिसको मैं कह रहा हूँ, उसका दूसरा उतना ही अहम हिस्सा जिसके बारे में अक्सर जिक्र नहीं होता, वो था पोर्चुगीज एम्पायर। और पोर्चुगीज एम्पायर जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए थी, पोर्चुगीज एम्पायर किसी भी एक हिस्से के अंदर वो अपना एक बहुत बड़ा आप कह लें कॉलोनी तो नहीं बनाती है, लेकिन वो एक सिस्टम बनाती है जिसके अंदर वो दुनिया भर के दुनिया भर नहीं, इंडियन ओशन के स्पेसिफिकली, यानी जहां ज्यादातर तिजारत होती है उस तिजारत के अंदर जहां जहां कैपिटल फ्लोस के अहम हिस्से हैं, उन उन जगहों पे जाके अपनी बेसिस बना देती है। या सो पोर्चुगीज एम्पायर जो है वो समंदर के पास पास उनकी कई जगह उसके जो है छोटे छोटे बेसिस होते हैं। और वो कोई भी एक बेस जो है अपने आप पे अहम नहीं होता, लेकिन वो कलेक्टिवली मिलके जो है एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम का पीक जब आता है तो वो एक वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं, एक पास सिस्टम जिसको कारताज सिस्टम कहता है। वो कारताज सिस्टम में इसलिए कह रहा हूँ अहम है क्योंकि आजकल भी बड़ी डिस्कशन चल रही है कि हॉर्मूज के ऊपर आप क्या कोई कोई टैक्स लगा सकते हैं नहीं लगा सकता है। तो वहाँ कारताज सिस्टम वो एक किस्म से पहला एक अटेम्प्ट होता है तारीख के अंदर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई जिस जो हमसे लाइसेंस लेगा सिर्फ वो तिजारत कर सकता है, जो लाइसेंस नहीं लेगा हम उसके ऊपर हमला करेंगे। यानी हम किसी के ऊपर भी हमला करेंगे, आपके पास लाइसेंस हुआ तो आप बच गए, आपके पास लाइसेंस नहीं हो तो हम चोरी करके सारा कुछ ले जाएंगे। या primitive accumulation, piracy. And that's exactly what we're seeing with the US in many ways doing still at the same time. Yeah. But imperialism 2.0 growing from the lessons जो मैं कह रहा हूँ, जो आइबेरियन वाले जो स्पेनिश और पोर्चुगीज के थे, imperialism 2.0 जिसके अंदर डच और ब्रिटिश आते हैं। डच और ब्रिटिश जो हैं वो कहते हैं कि भाई हम उनकी तरह इवेंचुअली, शुरू में तो स्लेव ट्रेड भी करते हैं, शुरू में बिल्कुल उन्हीं की तरह लैंड में भी करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो कहते हैं कि नहीं, हमने अगर ग्रो करना है तो वो जो है वो स्लेवरी के ऊपर भी बैन कर देते हैं, वो कन्वर्जन के ऊपर भी नहीं करते, वो कन्वर्जन के बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जबान इस्तेमाल करते हैं और वो आके यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करता है। लेकिन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म या डच इंपीरियलिज्म मिलके जो भी अपनी ट्रेडिंग कंपनी से बनाते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं, जो अपनी आप कह लें फुल फॉर्म में पहुंचती है, वो एक्चुअली फॉर्म बड़ी लेट आती है, वो लेट फॉर्म आती है। वो ना बैटल ऑफ प्लासी पे आती है ना 1857 पे आती है, वो लेट लेट फॉर्म आती है तकरीबन आप कह लें लेट 19th सेंचुरी के अंदर। लेट 19th सेंचुरी के अंदर जब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो जाके इजिप्ट के ऊपर वहां से डील करती है, इजिप्ट के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस बनाती है। फिर स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका होता है, चाइना के अंदर होता है, फिर गल्फ के अंदर जाती है। और इस पूरी सेकेंड वेव, मैं इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि जो सेकेंड वेव एम्पायर जिससे मैं कहता हूँ कि उनकी इंपीरियलिज्म शुरू होती है, उनकी कॉलोनियलिज्म की तारीख जो है वो पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी इंपीरियलिज्म की तारीख जो है
वो लेट 19th सेंचुरी से शुरू होती है, और वो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि लेट 19th सेंचुरी से इंपीरियलिज्म शुरू होती है, क्योंकि इस वक्त ही वो जाके जो इन सब सेकेंड वेव के अंदर ऑपरेशन होती हैं, उनके अंदर वो जाके वो अपना अपने नाम से इन चीज़ों को वो कह लें, आप वहाँ पे कॉलोनियल पावर नहीं बनती, वहाँ पे लैंड कंट्रोल नहीं करती, वहाँ पे सिर्फ वो कोशिश करती है कि अपनी ट्रेड किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। और वो उन ही जगह, जिन जिन जगहों के ऊपर पोर्चुगीज ने अपने पोर्ट्स बनाए थे, उन उन जगहों के ऊपर ब्रिटिश भी अपने पोर्ट्स बनाती है, उन उन जगहों के ऊपर अपनी डील करती है। हॉर्मूज जिनके अंदर हमारी बात हो रही है अभी, एक बहुत अहम हिस्सा था सबसे पहले जो 19th सेंचुरी के अंदर मिडिल ईस्ट में जब साइंस डील साइंस करते हैं, ब्रिटिश तो उसको कहते हैं प्रोटेक्शन ट्रीटीज, या हम कहते हैं इनडायरेक्ट एम्पायर, इनफॉर्मल एम्पायर। यानी वो अपने नाम से नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो कंट्रोल नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपना नाम नहीं दे रहे इसको। तो वो इन सब जगहों के ऊपर एक प्रोटेक्शन ट्रीटीज अपनी ले करती है गल्फ वगैरह के साथ, और यही प्रोटेक्शन ट्रीटीज अमेरिका भी अभी तक कंटिन्यू कर रही है। अ, और वही जिसमें कहा कि फिर जो 3.0 इंपीरियलिज्म आती है, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म, वो इसके लेसन के ऊपर भी ग्रो करती है, और वो ना सिर्फ लोगों पे कंट्रोल करना जिस तरह स्पेनिश करते थे लेकिन फिर ब्रिटिश ने छोड़ दिया, बल्कि वो लैंड के ऊपर भी कंट्रोल उनका कम से कम तर होता रहता है। यानी मेरा इसका मतलब यह है कि पीपल हैव कॉल के एक यूनिक चीज़ है कि अमेरिकन एम्पायर को आप कह सकते हैं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म को आप कह सकते हैं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म वाज एंटी कॉलोनियल इन इट्स नेचर टू। यानी वो एंटी कॉलोनियल भी थी, इंपीरियलिस्ट भी थी, इन दोनों चीजों में कोई तजाद नहीं है। और अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है वो स्पेसिफिकली उन उन जगहों पर, जैसे मैंने कहा, जिन जिन जगहों के ऊपर जो पोर्चुगीज ने ली थी, वही ब्रिटिश लेते हैं, वही फिर आके अमेरिका लेती है, और अमेरिका इन सब जगहों के ऊपर उसी तरह की अपनी प्रोटेक्शन ट्रीटीज देती है। बेसिकली जो ब्रिटिश इनडायरेक्ट एम्पायर होती है, उस इनडायरेक्ट एम्पायर को कंट्रोल कर लेती है। ये थोड़ा सा मैं हिस्ट्री लेसन इसलिए दे रहा था क्योंकि मेरा जो थर्ड अहम पॉइंट है, थर्ड अहम पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट बताया कि एम्पायर और इंपीरियलिज्म अलग चीज होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि इंपीरियलिज्म की सिर्फ आज तक 3 एग्जाम्पल्स हमें तारीख के अंदर मिली हैं, वो 3 एग्जाम्पल्स हैं, और वो तीनों एक दूसरे को लर्न करती हैं, 1.0, 2.0, 3.0। मेरा तीसरा जो अहम पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा अहम पॉइंट मेरा ये है कि इंपीरियलिज्म की बेसिस जो है, वो बेसिकली दो चीजें होती हैं, या इंपीरियलिज्म के आप कह रहे हैं पिलर्स कह लें, या इंपीरियलिज्म की खसूसियत कह लें जो बाकी चीजों से फर्क करती है। और वो तीनों, वो दो चीजें ऐसी हैं जो इन तीनों एम्पायर में मिलती हैं, और वो बेसिकली है कि इनका एक मिलिटराइज सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग ग्लोबल ट्रेड, या ये तीनों जो हैं एक मिलिटराइज सिस्टम से तिजारत को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली एक एक सिस्टम बनाती हैं। यानी तो इसके दो पिलर्स हुए, एक हुआ ट्रेड, दूसरा हुआ प्रोटेक्शन, या आप कह लें एक एक हुआ कैपिटल फ्लोज, दूसरा हुआ मिलिट्री या वायलेंस। इन दोनों हिस्सों को एक साथ देखना, उन दोनों पिलर्स को एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है। और इनके बगैर जो है हमें इंपीरियलिज्म समझ नहीं आ सकती अगर हम इन दोनों को नहीं देखें। जो एक इस्लाह भी है जो बहुत मशहूर है इकोनॉमिक के अंदर, इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड। या सो दीज आर ऑल इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड। जिस तरह मैंने बताया, पोर्चुगीज ने एक कारताज सिस्टम लगाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हाँ, तिजारत सबके लिए खुली है, हाँ, जब तक आप हमारे साथ खड़े हो, हमारे रूल्स फॉलो करें, हमारे सर्किट में जाएं, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपके ऊपर बमबारी कर देंगे। या और ब्रिटिश भी इसेंशली उसी तरह लेते हैं, और अमेरिकन भी उसी तरह कहते हैं। अमेरिकन एम्पायर बहुत लोग वाकिफ शायद ना हो, अब तो हो गए होंगे, लेकिन अमेरिकन एम्पायर के पास इतनी बेसेस हैं जो आज तक किसी भी तारीख में एम्पायर के पास नहीं आई। यानी आप कह लें कि अमेरिकन एम्पायर, हालांकि ये कहती है कि वो एक सिर्फ मुल्क है, वो एम्पायर नहीं है, लेकिन अमेरिकन इंपीरियलिज्म की वजह से उसकी इतने मुल्कों में बेसेस हैं जो आज तक हमें तारीख में किसी और की एग्जाम्पल नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी एम्पायर जिसे हम कह लें, और इसकी नियर यूनिवर्सल, नियर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है बहुत अहम है, क्योंकि उससे ये होता है कि जिस तरह मैं कहता है कि कोई भी एम्पायर जो होती है वो सिर्फ एक खत्ते में मौजूद होती है। वो खत्ता जितना भी बड़ा हो, वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन होती खत्ते के अंदर है। जो इंपीरियलिज्म, उसके इमेजिनेशन हमेशा ग्लोबल होती है। और उसकी इसीलिए उसको जो टारगेट करना भी है, वो आपको ग्लोबली टारगेट करना उसको बहुत ज़रूरी है। सो सो मेरा तीसरा पॉइंट से मैंने बताया कि इंपीरियलिज्म के दो पिलर्स, एक मिलिट्री पावर और एक ट्रेड,
जो दोनों चीजें साथ चलती हैं, इनको हम गन बोट डिप्लोमेसी भी कहते हैं। अमेरिकन फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म प्रॉमिस के हर कोई कर सकता है, लेकिन वो अगर हम नहीं करें तो एक खतरे को वो एक थ्रेट के साथ जाती है। और अमेरिकन एम्पायर को भी आप ब्रेक डाउन करें, उनकी ये दोनों बेसिस ही हैं। हम लेजिटिमेसी के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेजिटिमेसी या किस तरह अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, उसके ऊपर क्या ढाल, उसके ऊपर क्या क्या पजामा पहनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी बातें नहीं है। आ सकते हैं हम उनके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से दो जो अहम पिलर्स हैं वो यही दो अहम पिलर्स हैं। जो चौथा आर्ग्यूमेंट मैं ये करूंगा, चौथा आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि इन दो पिलर्स को जो अभी जितना खतरा लागू है, इन इन दोनों को जिस जिस तरह का थ्रेट है, ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट है, और ये अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट इसलिए है क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि दो पिलर्स जो है, उनके दो पिलर्स को पहली दफा थ्रेट गई है, जिसके अंदर पहली पहली बात तो है कि ईरान को, अगर हम ईरान के एक्शंस के ऊपर ही फोकस करें, ईरान, मैं कह रहा हूं कि ईरान जो है अ, वो it is one of the few examples of anti-imperial movements that we have seen. And I say it is few examples because we have a lot of example of anti-colonial movement. हमारे पास anti-colonial movement, anti-empire movement तो बहुत सारी हैं, लेकिन anti-imperialist movement बहुत कम है। और दोनों में फर्क करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एंटी कलोनियल एंटी एम्पायर मूवमेंट होती है वो अपने एक एक छोटे खित्ते, अपने लोकल जमीन की लड़ाई होती है। यानी मेरे ऊपर, आप मेरे घर में आके आपने मुसल्लत कर गए हैं, मैं लड़ूंगा, लड़के आपको यहां से निकाल दूंगा। लेकिन इंपीरियलिज्म का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो उसमें आपको पता होगा कि उसके लिए कोई भी एक जगह इतनी अहम नहीं होती, उसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर अहम होता है। यानी आप उसको एक खित्ते में आप उसको शिकस्त दे भी दें, उसको निकाल भी दें, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को रिकंबाइन करती है, दूसरी जगह पे आ जाती है। जो ईरान इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ईरान उसको एक जगह के ऊपर हमला नहीं कर रहा। ईरान इज what the first time attacking the empire in its kind of somewhat of a broader stretch. We've seen कि उसने सबसे ज्यादा हमले किए गल्फ के ऊपर, उनकी जो सारी छुपी हुई बेसेस थी उनको विजिबल किया, और सवाल पूछा भाई क्यों हैं आप यहाँ पे बेसेस ना। और उन्होंने गल्फ के अंदर जहां जहां अटैक किया, उनको अगर आप मैप करें तो उससे आपको एक उनकी अमेरिकन इंपीरियलिज्म का नक्शा भी नजर आता है। और वो समझा कि इसको मारने, अमेरिकन इंपीरियलिज्म को रोकने के लिए उनके जो दो पिलर्स हैं, उनके ऊपर जो दो पिलर्स था मैंने बताया था, पहला पिलर कि वो कैपिटल फ्लोज को कंट्रोल करना और टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मार्केट उसको सेट करना। सेकंड जो है एक मिलिटराइज नेटवर्क बनाना जिससे कैपिटल फ्लोज कंट्रोल होते हैं। तो इन दोनों चीजों के ऊपर वो हमला कर रहा है, और क्योंकि वो एक जगह पे नहीं, वो मुख्तलिफ जगहों पे कर रहा है या। और इसलिए ये जो मैं कह रहा हूँ कि एंटी क्लोज मूवमेंट बहुत सारी, हम बड़े इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत दिल के बहुत साफ लोग हो सकते हैं, लेकिन in terms of effectiveness, it was not anti-imperialist in the way that the Iranian challenge today is. It just wasn't. Um, and secondly, जो दूसरा जो चैलेंज जो मैं कह रहा हूँ कि क्यों अभी फर्क है, वो दूसरा है कि हम चाइना का राइज देख रहे हैं, चाइना का राइज देख रहे हैं। तो इससे पहले जो जब आप कह लें ब्रिटिश राइज हुआ था, सो उसके अंदर जो इंपीरियलिज्म 1.2 थी, उसको जो उसका जो मेन चैलेंजर था वो उसी ट्रेडिशन से चलता हुआ आ रहा था। वो ब्रिटिश जो है उसी ट्रेडिशन से चलते हुए आ रहे थे, तो उसी के ऊपर मॉडिफाई कर रहे थे। अमेरिकन जो थे वही ब्रिटिश ट्रेडिशन पे चलते हुए आ रहे थे। लेकिन अब जो नए आ रहे हैं वो उस ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है, उनकी उस तरह की तारीख नहीं है, उनकी हमें उस तरह की एग्जाम्पल नहीं मिलती। चाइना बहुत बुरा हो सकता है, बहुत जालिम हो सकता है, लेकिन चाइना की जो हमें नहीं मिलती एग्जाम्पल, हमें नहीं मिलती कि वो एक एक लार्जर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलिटराइज कंट्रोल ऑफ ट्रेड वो एक बनाना चाह रहे हैं। वो उसकी हमें अभी तक एग्जाम्पल नहीं मिलती। फ्यूचर में जाके तारीख का किसी को नहीं पता, लेकिन अभी नहीं मिलती। तो इसीलिए एक बड़ा न्यू पॉसिबिलिटी है। और ईरान भी जो जिस तरह अब हॉर्मुज के उनके ऊपर, उनकी ट्रेड के ऊपर वो सवाल उठा रहा है कि आप क्यों इसकी पुलिसिंग बन रहे हैं, आप क्यों ग्लोबल पुलिसमैन बन रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, या एक कलेक्टिव सिस्टम क्यों नहीं बन सकता। वो एक बहुत, इट्स नॉट अ चैलेंज टू इट्स टू जस्ट इट्स power in one place, but it's challenge to imperialism as a whole. um, सो चाइना का राइट, और चाइना जो है अब जो लोग वाकिफ होंगे उनको ये भी पता होगा कि ग्लोबल साउथ की दुनिया के अंदर अब सबसे ज्यादा डेथ, द डेट एंड वो ट्रेड is now mainly geared towards China. So the direction of capital flow already is no longer in as much control of US and Euro dyad as it wants to be. वो ऑलरेडी थोड़ा चैलेंज हो गया है।
मिलिट्री के ऊपर ये ऑलरेडी चैलेंज हो गया। मिलिट्री पावर हमने देखा, पहली दफा चैलेंज दिखाया कि एक वायबल, एक पॉसिबिलिटी है कि आप अमेरिकन प्रोटेक्शन लिए बगैर भी अपने आप को मुल्क बना सकते हैं। और तीसरी जो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अहम इतना बड़ा चैलेंज है, वो अमेरिका अपनी ही वजह, क्यों वजह बनी है। अमेरिका ने खुद जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह का उनका रवैया है, उससे क्लियर हो गया है कि अमेरिका जो है अब खुद जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको बैक करने को, उसको सपोर्ट करने का के फेवर में नहीं है। और ये बात अहम इसे उनके दुगलेपन को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बात अहम इसलिए है क्योंकि अ, किसी भी सिस्टम को, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, लेकिन जनरली भी किसी भी सिस्टम को वो बैक करता है जो उस पावर सबसे ज्यादा बेनिफिट कर रहा होता है, यानी जो सबसे, जो जो एपेक्स पे होता है, जो उस सिस्टम से फायदा उठाता है, वो उस सिस्टम को का गारंटर होता है। इंटरनेशनल सिस्टम का भी अमेरिकन गारंटर था, क्योंकि बेसिकली अमेरिका वाज द कंजर्वेटिव पावर, वांटेड टू कीप द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एज इट वर। जो 500 साल का सिस्टम आ रहा है वो उसी के इंटरनेशनल सिस्टम के नाम पे कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि उससे ये क्लियर है कि वो अब इस रोल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। और ये ट्रम्प का इशू नहीं है, मेरा ख्याल है अगर ट्रम्प चला भी जाए, डेमोक्रेट्स भी आ जाएं, वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब नो लॉन्गर अमेरिका खुद सबसे नंबर वन पावर नहीं है। तो नंबर वन पावर नहीं है तो आपको उसको, उस सिस्टम को कंजर्व करने का आपका मकसद नहीं है, या सो मेरे, मैं टाइम थोड़ा, अगर थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं बेसिकली इन सबसे पॉइंट जो मैं यही करना चाह रहा था कि हमें इन चीज़ों को एक बड़े बड़े पस मंजर में देख चाहिए। हमें इंपीरियलिज्म और एम्पायर के बीच में फोकस करना चाहिए। हमें वेस्टर्न ट्रेडिशन के ऊपर का जो फोकस करके एक तारीखी ग्राउंडेड तरीके से देखना चाहिए। हमें ऑल्टरनेटिव्स जो इमर्ज हो रहे हैं उनको, वी शुडंट बी क्विक टू, अक्सर हम कहते हैं कि भाई अमेरिकन इंपीरियलिज्म भी है, चाइनीज इंपीरियलिज्म भी है, रशियन इंपीरियलिज्म भी है। मेरा कहने का मकसद यह है कि इंपीरियलिज्म आप नहीं कह सकते उनको, हमें थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन लानी होगी। हमें एक स्ट्रक्चर को, हिस्ट्री को समझनी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्यों, ये करंट अहम बहुत मोमेंट जो है बहुत ज़्यादा अहम है। अम, इसके साथ मैं अपनी बात को थोड़ा इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ, और मेरे ख्याल से Q&A के अंदर हम इसको थोड़ा और ओपन कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। आई एम सॉरी अगर बहुत जल्दी से मैंने थोड़ा बोल दिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत ही कम टाइम के अंदर चीजों को लपेटा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब गुजारिश करूंगा कि जहाँ पे डॉक्टर अमीन साहब ने अपनी बात को छोड़ा है वहां से प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करें और आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर आसिम सज्जाद साहब। शुक्रिया कामरान साहब और अमीम, कलीम दुरानी साहब, बाकी इर्तका के तमाम साथी। अम, मेरा ख्याल है अमीम ने जिस तरह ये पूरा जो तारीखी पस मंज़र आप सबके सामने रखा है, बहुत हद तक तो बात उन्होंने रख ही ली है। इस लिहाज से कि जब हम आज साम्राज्य की बात करते हैं या जैसे उन्होंने कहा इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, तो एक ये सिर्फ मौजूदा अमरीकी साम्राज्य की बात तो नहीं है। और जो आपका मौजू है वो इसके अंदर इसका इजहार भी है कि ये यूरोप या यूरो अमेरिकन या जिस तरह भी आप उसको कहना चाहें, ये एक तसलसल में ये एक ढांचा है, दुनिया का एक निज़ाम है, एक पूरा एक जिसको कह लें कि एक तारीख है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान की जंग यकीनन इस हवाले से हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जब फरवरी में ये सिलसिला शुरू हुआ था तो अ, हम में से शायद कोई भी नहीं था जो इसका अंदाज़ा लगा सकता था कि वो ईरान की कर रद्द अमल या मुज़ाहमत यानी कि इस हद तक हो सकेगी कि इन अ सेंस द बिगेस्ट मिलिट्री पावर द वर्ल्ड has ever known, जैसे अमीम ने बताया, जो अनगिनत हजार के करीब मिलिट्री बेसेस हैं, और जो दुनिया की बाकी तमाम, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो 10 बड़ी फौजें हैं उनसे भी ज़्यादा एक अमरीकी फौज के पास तबाही की एक उसके पास जराए हैं। तो कि ईरान इस सब कुछ के बावजूद यानी कि आप अगर इसको कह लें कि स्ट्रेटेजिक विक्ट्री तो उसकी है ही है, लेकिन इवन मिलिटरली उसने एक स्टेलमेट
की हद तक, यानी कि अमेरिका के साथ या इवन उसमें अब ज़ैहूनी रियासत भी शामिल है, साफ ज़ाहिर है। और ये आपको पता ही है कि बहुत सारे यहाँ जो सुनने वाले हैं कि अमेरिकी रियासत जो है या साम्राज्य जो है वो उसका जो सबसे बड़ा आउटपोस्ट है और जो सबसे बड़ा मोर्चा है इस खित्ते में, या ब्रॉडर जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वो इसराइली रियासत है। तो ये दोनों ताकतों को और इस इनकी बेइंतहा फौजी एक तरह से ताकत के बावजूद इस ईरान जो है ना, इनको इस हद तक यानी कि जैसे मैंने कहा स्टेलमेट तक लड़ा सकेगा। तो ये जो सवाल है कि क्या ये एक ऐसा तारीख का मरला है जिसमें हम ये पूरी 500 साल की तारीख में कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखने जा रहे हैं। अम, मेरे ख्याल है अमीम ने बहुत बहुत अहम बातें रखी हैं कि हम साम्राज्य या साम्राज्यत किसको कहते हैं, उसके क्या क्या एक लिहाज से निशानियां हैं। अम, साफ जाहिर है जो आज अमेरिका है, अमेरिकी साम्राज्य है, वो अम, मुख्तलिफ भी है ब्रिटानिया से, या यानी कि डच से या पोर्चुगीज से, आइबेरियन से। लेकिन ये सब कुछ एक तसलसल में भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सरमायादाराना निज़ाम है या जो वी कॉल द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम, इसका एक तरह से इर्तका जो है वो इसका एक गहरा ताल्लुक इन तमाम इसके तसलसल में जो हम देखते आ रहे हैं, जो कि अमरीकी साम्राज्य उसके एक जो सबसे आखिरी जो शक्ल है, जो आखिरी उसका जो हेजेमॉन है, ये यकीनन सब कुछ एक तसलसल का ही एक में ही देखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ चूंकि अब अमीम ने बहुत सारी बातें रख ली हैं, मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा फायदामंद ये होगा कि इसको हम, ताकि बहस खुल सके, मैं कई पहलू आपके सामने पेश करता हूँ जिससे अम, यानी कि इस सवाल को मजीद खोला जाए कि क्या ये एक ऐसे मौके पे, ऐसे मरले, ऐसे तारीखी अहद में हम दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे ये 500 साल की तारीख ही या 500 साल का जो तसलसल में ये सब कुछ होता आ रहा है, इसमें कोई अम, अ, यानी कि एक ऐसी तब्दीली या ऐसा इस खात्मा तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ऐसी तब्दीली होने जा रही है जो कि हमने आज से इस पूरे अरसे में नहीं देखा। Three or four things, I think. First of all, there was the Soviet Union, और जो पूरे लेट्स से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आलमी निज़ाम या आलमी सियासत, माशियात का जो भी हम मतलब उसका ढांचा देखेंगे, तो जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते थे, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, उस पर भी बहस हो सकती है कि वो कितने सूदमंद थे या किस हद तक वो अम, मतलब एक तरह से सारी उस दौर के और उस ऐद की खसूसियात को किस हद तक कैप्चर करते हैं या उन पर या नहीं करते। और इसमें मार्क्सी हलकों के अंदर भी एक मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एजाज अहमद का एक बड़ा एक तनकीद होती थी ऑन द आइडिया ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। बट द पॉइंट इज दैट देयर वाज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल कम्युनिज्म, और वो दुनिया के एक बड़ा हिस्सा पर उसकी एक सोवियत यूनियन हो गया, चीन हो गया, एंड देन अदर्स, द क्यूबन रेवोल्यूशन, द अल्जीरियन रेवोल्यूशन, द वियतनामीज रेवोल्यूशन, यानी कि द एंगोला, मोजाम्बिक, यानी कि बहुत सारी उसकी मिसालें हो सकती हैं जहाँ पे, और पूरा ही मशरकी यूरोप था। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज ये जो ईरान का सवाल है, इवन चीन का सवाल है, हमें उसके साथ उसका मवाजना करना चाहिए। यानी कि तारीख के अंदर एक कंपैरेटिव तज्जिया जो है ना, वो इसलिए हमें काम देता है कि हम अम, उस यानी कि माजी करीब से, और ये निस्बतन माजी करीब की बात है कि 45 के बाद, सन 45 के बाद
बोल्शेविक इंकलाब और का तो खैर तारीख पुरानी है। बट यानी कि जो दुनिया या जो दुनिया के अंदर जो एक तफरीक और जो मुख्तलिफ कह लें आप एक स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कायम होते हैं बिटवीन 45 एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन द कोल्ड वॉर एंड्स, मेरा ख्याल है उसका हमें मवाजना करना चाहिए कई हवालों से। एक तो ये था कि एक पूरी एक एलानिया, एक नजरियाती एक मुतबादल की बात होती थी। अम, यानी कि जो कि हम ईरान और इवन मौजूदा चीन की शक्ल में कोई एलानिया नजरियाती या सरमायादाराना निज़ाम से हटकर कोई मुतबादल की तो बात फिल वक्त तो हमें नहीं सुनने को मिलती। यानी कि साम्राज्य की, उसके मिलिट्री ताकत की, उसके जैसे अमीम ने बताया उसके सरमाए के सर्किट्स और यानी कि उसके तमाम नेटवर्क्स को चैलेंज करने की बात अपनी जगह। बट सरमाए की अगर हम बात करें तो ये सरमायादारी का जहाँ तक सवाल है तो ये सोवियत यूनियन, ज़ाहिर है माओ के चीन और बहुत सारे और दुनिया के मुल्कों के अंदर जब हम देखते हैं इस दौर की बात अगर मैं करूं तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये भी बात होती थी कि हम इस निज़ाम को पलटना चाहते हैं, हम एक पोस्ट कैपिटलिस्ट फ्यूचर की बात करते हैं, हम एक सोशलिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन पॉइंट फॉर अस टू कंसिडर एंड आई एम जस्ट पुटिंग दिस ऑन द टेबल ताकि हम इन चीज़ों को यानी कि अपनी बहस का हिस्सा बनाएं। उसी के साथ जुड़ा हुआ जो सवाल है, क्योंकि ईरान के बारे में जब हम सोचते हैं और ईरान की जब बात होती है, आजकल बहुत बात हो रही है अबाउट मिडल पावर्स, द इमर्जेंस ऑफ मिडल पावर्स। एक ग्लोबल पावर्स होते हैं लेकिन मिडल पावर्स, और इत्तेफाक तो खैर नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को भी इस खाते में डालते हैं, ईरान इज अ मिडल पावर, पाकिस्तान इज अ मिडल पावर। यानी कि वो दुनिया के मुल्क जो कि अब कहीं कुछ बड़ी ताकतों के साथ मिलकर अब हम सुनते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट कि हमें जिस पर एक तज्जिया या बहस खोलने की जरूरत है कि जहाँ सोशलिज्म और कम्युनिस्ट रियासतें थीं तो वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड की भी बात होती थी, बल्कि बात नहीं होती थी, थर्ड वर्ल्ड का एक वजूद था फ्रॉम बांडोंग, बल्कि सम पीपल वुड आर्ग्यू फ्रॉम सुएज, जो नहर सुएज का जो एक पूरा मिस्र और इजिप्ट का जो फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट है, नासिर, नक्रुमा, सुकार्नो, अ, अम, बहुत सारे बेनबेला। तो ये यानी कि वो जो मोटी मोटी बात के जो वो खित्ते जो जैसे अमीम ने बताया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का एक बड़ा एक बहुत तवील अरसे तक वो जो एक था ना कि हम भी एक कॉलोनी थे आखिर। बट अगर आप उसको छोड़ दें, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ सेटलर कॉलोनीज, साउथ अफ्रीका वाज आल्सो a colony, um, and many others. बट जो एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका के अंदर जो यूरोपियन कॉलोनीज थी और जो बाद में जब वो बहुत एक तवील अरसे के दौरान दे बिकेम formally independent. Most of Latin America was formally independent by 1820, long before, जैसे अमीन बता रहे थे, before imperialism, or at least Western imperialism, European imperialism ने एक आलमी सतह पर अपना एक तसल्लुत कायम किया था, which I agree, कि जैसे with the conquest of Africa in the late 19th century शायद मुकम्मल होता है। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड है इसका भी हमें मेरा ख्याल है आज के ग्लोबल साउथ के साथ मवाजना करने की जरूरत है। और आखिरी जो बात मैं इसमें करूंगा कि वो डायड की बात हुई, यूरोप एंड अमेरिका। समीर अमीन, जो आप में से बहुत सारे लोग जिनका नाम आपने सुना होगा, समीर अमीन आर्ग्यूबली जो सबसे जानदार एक लेनिन की क्लासिकल इंपीरियलिज्म की तारीफ के तसलसल में जिन्होंने यानी कि वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो उसको रिफॉर्मुलेट किया और उस वक्त के उस दौर के अंदर
imperialist स्ट्रक्चर की और उसकी जियोपॉलिटिक्स की बात की, तो ही टॉक्ड अबाउट the the imperialist triad, so which he called the United North America, Europe and Japan. और उसके बरक्स एक सेकेंड वर्ल्ड था, वही जो मैंने आपसे जिक्र किया कम्युनिस्ट मुल्कों का। और एक थर्ड वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड नेशनल पॉपुलर जो प्रोजेक्ट था, जिसके बेशुमार तजादात थे, और वो आखिर नियो लिबरल काउंटर रेवोल्यूशन का एक तरह से की नज़र हो जाता है। बट इफ वी थिंक अबाउट एज अ डायड और अ ट्रायड, मेरा ये ख्याल है कि ये तो ठीक बात है, क्योंकि ये मेरे जहन में ये भी था कि आज हम इस पर भी बात करेंगे कि इनके आपस के ताल्लुकात हम किस तरह देखते हैं। तो ये तो ठीक बात है। मिसाल के तौर पे हरमस पे जब ट्रंप ने मुतालबा किया नेटो से कि आप आएं और इसको खुलवाने का की जिम्मेदारी लें, तो किसी ने हामी नहीं भरी। या ये कि नेटो खुद एक सवालिया निशान हो चुका है। ग्रीनलैंड की मिसाल ले लें, या ट्रंप जो सुबह शाम वैसे तो उसका एक तरीका वारदात यही है कि वो हर तरफ ही यानी कि जिस जिस जो भी उसके जहन में आता है वो बोल देता है। बट द क्वेश्चन ऑफ यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान एज ए स्पेशली, अगर आप सरमाए के मंतक के हवाले से देखेंगे, जो गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म है, वो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म बिटवीन 45 एंड 73, व्हेन द ऑयल क्राइसिस हैपेंड, कि जहां लामहदूद तरक्की हुई सो टू स्पीक, और बहुत ग्रोथ हुई, और बहुत दौलत जो है ना वो इन खित्तों में अम, जमा होती है, मरकूज होती है इन इन तीन बड़े खित्तों में। तो उसके अंदर भी एक सवाल है टूट फूट की, अंदरूनी तजादात की। एंड आई थिंक जापान has stagnated now for the best part of 30 years. Most of the Western economies have definitely stagnated since 2008. मैन वैसे भी इस पर बहस हो सकती है कि जो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जो अंदरूनी उसका मंतक है कि किस हद तक वो, हमीम ने इसका बहुत वाजे तो इसका इसका जिक्र नहीं किया, बट उस उनकी बात में ये मेरा ख्याल है इशारा ज़रूर था कि imperialism as a structure, as an economic structure, has largely stagnated. Most people argue there's been a long secular stagnation since the 1970s. और मैन्युफैक्चरिंग जो दुनिया का सेंटर है, वो अब ईस्ट एशिया हो चुका है, बिलखुसूस चीन। तो क्या इनके आपस में, अमेरिका, यूरोप, जापान के आपस में भी अब एक तजाद सामने आ रहा है? और as Marxists, of course, we always look for contradictions within, because that helps us understand कि किस हद तक इसका इम्कान है कि जो अंदरूनी तजादात है किसी निज़ाम के, किसी ढांचे की, वो उस निज़ाम के अंदर या उस निज़ाम के एक तरह से इन्हदाम का भी एक आपको कम से कम पेश खैमा तो बनता है। सो आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ओल्ड यूरोप का, अगर आपको याद होगा, 2003 में इराक की जंग पर भी एक इख्तलाफ था। ओल्ड यूरोप, व्हाट वी कॉल ओल्ड यूरोप, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इन्होंने उस वक्त भी इराक की जंग में उस तरह उस वक्त के जॉर्ज बुश के हुकूमत का साथ देने से इनकार किया था। हैज दैट contradiction within Europe deepened? I think we should look at material, जो मादी, ठोस मादी चीजें हैं। मसलन जर्मनी ने रूस से गैस की तजारत बढ़ा दी है, मिसाल के तौर पे। या ये है कि कनाडा का अगर आपने गौर करें तो कनाडा ने पिछले अरसे में चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है। सो इसके भी आसार नजर आते हैं कि इस ढांचे के, इस ट्रायड के, डायड के, ट्रायड के भी अंदरूनी तजादात बढ़ रहे हैं। बट इन क्लोजिंग, जो मैं चाहता हूं कि जिस पर बात हो, और जो मेरा ख्याल है किसी भी हमारे जैसे लोगों के लिए हमेशा ही सवाल होता है कि मारूजी जो हालात होते हैं, या मारूज का जो सवाल है, वो अपनी जगह एक बुनियाद फराहम करता है चीज़ों को समझने का।
लेकिन जो बुनियादी सवाल होता है वो, बुनियादी से मुराद ये तो नहीं कि वो मारूज से हटकर है, वो जो उसके साथ जदली एक सवाल जुड़ा हुआ है वो मौजूई यानी कि फैक्टर का है। एंड ईरान इज ऑफ कोर्स वेरी important and historical subject of history। अभी हमें नजर आ रहा है जो उसका किरदार है, जो उसने किया है। बट ईरान अकेला, या इवन अगर हम चीन का हवाला दें, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे लगता है हमें इस पर बहस को खोलनी चाहिए कि ये कोई एक मुल्क या दो मुल्कों का सवाल नहीं है, या जिस हद तक भी अभी तक बात हुई है, ये एक साफ ज़ाहिर है दुनिया के महकूम अक़वाम और अवाम का सवाल है। एंड आई थिंक दैट दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। कि जो आपका रिटोरिकल क्वेश्चन है, सवाल है कि क्या ये जो जंग है, ईरान की जो मुज़ामत है, क्या ये इस पूरे तारीख को जो अमीम ने आपसे पूरा आपको बताया बड़े तफसील से कि 400-500 साल की तारीख के जो किस्से के अरसे में जो कायम हुआ हुआ एक ढांचा है, जो एक फौजी ताकत पर भी मुश्तमिल है, जो एक यानी कि मुआशी सरमाया के नेटवर्क्स पर भी मुश्तमिल है, जो एक डॉलर हेजेमनी पे भी मुश्तमिल है, विच आई थिंक हॉर्मज के उसलिए भी अहमियत है बिकॉज हॉर्मज पर ईरान ने अपनी एक तरह से कंट्रोल कायम करके सिर्फ ये तो नहीं किया कि तेल और गैस की आमदोरफ्त को रोका है, बल्कि ये भी कहा है बड़े बड़े आई थिंक स्ट्रेटेजिकली कि अगर किसी ने आना है और हम उनको आने की इजाज़त देंगे जो कि युआन में यानी कि चीन के करेंसी में ट्रेड करेंगे। सो आई थिंक दैट these are open questions, and for me the biggest question of all is the subjective question। एंड उसमें एक मजीद बारीकी में जाकर इस पे सोचा जा सकता है क्या हम रियासतों की सतह पर इसको समझना चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, या um, किसी और यूनिट ऑफ एनालिसिस के तहत समझना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। अमीम की बात के बाद मुझे लगता था कि ये थोड़े से और हम अगर सवालात को इसके साथ उस पस मंज़र के साथ जोड़ दिए जाएं तो शायद हम बेहतर तरीके से इसको मजीद कुरेद सकेंगे और खोल सकेंगे। सो आई स्टॉप देयर एंड जैसे भी आप आगे बढ़ाना चाहें। जी अमीम साहब, आप आगे बढ़ाएं बात को, या और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज लिख के भेजें ताकि ये जो हमारे दो गेस्ट हैं इनसे वो सवाल किए जा सके। कलीम भाई, आपको कोई सवाल करना है? मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है आपसे कि इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च का काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अगर उनके लिए थोड़ी देर के लिए आप माइक ओपन कर दें तो सवालात भी जो हैं वो उनके अपने कामों के हवाले से आ सकेंगे। और फिर ये जो हमारे सामने जो दोनों बेइंतहा इल्म से लबरेज गुफ्तगू करने वाले दोस्त बैठे हुए हैं, ये उनको मुतमईन भी कर पाएंगे। और हो सकता है इनमें कुछ नए लोग हैं तो कुछ नए सवालात भी उभर कर आ जाएं। तो कामरान साहब, मेरी गुजारिश है आपसे कि कुछ लोगों के लिए एक यके बाद दीगरे जो रिक्वेस्ट करता जाए उसके आप माइक को खोल दीजिए। ये मैं समझता हूँ, प्लीज। जितनी देर वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से मैं आसिम ने अपने इतनी इंटरेस्टिंग आपने चीज़ें सामने रखी हैं जिनके ऊपर हमें बात ही नहीं। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब सिचुएशन असल में ऐसी ही बन गई है। वर डीलिंग विद द न्यू सिचुएशन, मतलब हम लोग जो है पुरानी चीज़ों को लेके नई चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। मतलब जो आपने शुरू में कहा था कि किसी की सोच वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान जिस तरह की ऑपोजिशन देगी, और बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल से और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्योंकि अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो पीक भी जो कह लें, जो यूनिपोलर वर्ल्ड कह लें, वाशिंगटन कंसेंसस वर्ल्ड कह लें, उसका हमें लगता है कि वो हमेशा से, क्योंकि उसकी ताकत का एक 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 पहलू होता है कि आपको लगता है कि वो इट्स बीन देयर फॉर एवर एंड इट विल बी देयर फॉर एवर। लेकिन वो एक इतने छोटे से तारीख के हिस्से के अंदर आई है, 80s के अंदर। मे बी बाय 2010 ऑलरेडी वो काइंड ऑफ उसको क्वेश्चन, उस यूनिपोलर क्वेश्चन के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए।
सो और वो अभी भी जो है कि क्या नाम है, कितनी उनकी कितना ये यूनिपोलर चेंज हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि 10 मुल्कों की, अब जो ट्रम्प का नया प्रपोजल है 1.5 ट्रिलियन डॉलर का, तो अब दुनिया के तमाम मुल्कों का मिलिट्री बजट आप बचा बनाएं तो वो अमेरिकन मिलिट्री बजट के तकरीबन बराबर बनता है। यानी लाइक अमेरिका इज एट वॉर विद ह्यूमैनिटीज, वो दुनिया से उसकी जंग के लिए तैयारी कर रहा है वो। जो सिचुएशन है ऐसी लग रही है। और आई थिंक बिल्कुल, मैं बाकी बाकी लोग भी देखते हैं क्या क्या कहते हैं। आई थिंक इसके अंदर ये वाला सवाल जो आपने कहा था कि क्या um, मतलब वी सी दैट द अमेरिकन सिस्टम को कुछ चैलेंज मिल रहा है, उनकी जो स्ट्रक्चर है जिस तरह मैंने बताया कि उसको कुछ मसले हो रहे हैं, लेकिन क्या डू वी हैव एन ऑल्टरनेट, मतलब कोई नेम्ड विजन है क्या, मतलब कोई ऑल्टरनेट विजन है? जिस तरह आपने कहा कि चाइना तो नहीं, मतलब वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम भी तिजारत चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करता रहे, हम भी इंटरनेशनल लॉ चाह रहे हैं। तो उस तरह से ऑल्टरनेट क्या वो ज़रूरी है, क्या वो है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेरे ख्याल से अगर बाकी लोग भी इसके ऊपर कुछ बोलें तो आई थिंक ये एक सबके इंटरेस्ट से होगा। मैं डॉक्टर आसिम से पूछना चाह रही थी कि आप अगर ये जो यूरोप में और अमेरिका में जो तजादात सामने आ रहे हैं उनके इंटरनल उसके हवाले से, अगर ईरान का के साथ क्लैश ना होता तो तब भी ये जल्द या बदीर ये उभर के सामने आते, क्योंकि जो सरमायादारियत है या उसके हवाले से उनमें ये उभर के सामने आते। जी मेरा ख्याल है, अगर आप अमीम की बात पर वापस जाएं, देखिए ये तजादात जो है ना, वो कोई वाकयातन तजादात तो उस तरह हम उसकी बात तो नहीं कर रहे। मैंने आपसे जिक्र किया कि 2003 में भी अमेरिका का जो इरादा था ईरान पर, इराक पर सॉरी, हमला करने का, तो उस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने बड़ा एक नुमाया था उस वक्त, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने इख्तलाफ किया था कि जर्मनी ने भी, बल्कि ब्रिटेन ने नहीं, फ्रांस एंड जर्मनी ने, सॉरी आई वांट टू से फ्रांस एंड जर्मनी। ब्रिटेन तो ऑफ कोर्स वो तो चार पड़ोसी है, ब्लेयर ब्लेयर था उस वक्त। बट तो ये नहीं है कि वो तो आखिर वो भी 23 साल पुरानी बात है। और जब हम बात करते हैं ना कि वो इख्तलाफात या तजादात, और जैसे मैंने कहा जापान का भी जिक्र करें, तो ये दीज आर इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स, राइट। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो शिकस्त ज़दा था एक मुल्क उसी जंग में जिस पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब फेंका था, तो जापान को एक तरह से सबसर्विएंट एक मुल्क बनाकर उससे कहा गया कि हाँ, आप अपनी गाड़ियां और आप अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है ना हमारी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, हमारे कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई एक दिन में या इवन एक जंग के नतीजे में या एक वाकये के नतीजे में ख़त्म नहीं हो जाते, या पाश पाश नहीं हो जाते। And I think that's what I'm interested in us thinking about. Right? So, for instance, let's even take the example of China. मतलब आप सवाल तो एक कर रही हैं, लेकिन इसके नतीजे में वही वाली बात है, बहस अगर खोल सकते हैं। देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड, अभी अमीम ने जिक्र किया यूनिपोलर वर्ल्ड का। यूनिपोलर वर्ल्ड का जब ऐलान होता है 90 में, 91 में, 92 में, मोस्ट infamously when Francis Fukuyama says the end of history, and Fukuyama is very misunderstood, right, because he's an Hegelian। और तासुर ये दिया जाता है, जैसे एडम स्मिथ के बारे में तासुर ये दिया जाता है कि ये कोई अनहिंज्ड सरमायादार हैं, नहीं, ये फलसफी हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ इस फलसफे से अपने आप को नथी कर कर अपनी बात रखते हैं। बट एनीवे, द एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस जिस तरह भी समझा गया है, और वो किसी हद तक ठीक ही समझा गया है, कि जी अब अमेरिका है और अब दूध और शहद की नहरें हैं और लिबरल जमहूरियत है और सरमायादाराना निज़ाम है और कुछ भी नहीं है, कोई तजाद भी नहीं बचा। तो उसके अंदर चीन को इंटीग्रेट किया गया। दिस इज डेंग शाओपिंग्स चीन, दिस इज नॉट माओज चाइना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। चाइना chose integration, चाइना chose नॉन कॉन्फ्रंटेशन, चाइना chose कि हम आउटसोर्सिंग का मरकज बनेंगे। चाइना, मिसाल के तौर पे आपको पता है ना, दुनिया के आईफोन्स चाइना में बनते हैं। यानी कि ये तो नहीं है कि ये कोई ऐसी ताकतें हैं दोनों की जो बिल्कुल आमने सामने और उनका कोई मफाद आपस में मुश्तरक नहीं है। दे आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। चाइना होल्ड्स द मोस्ट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स।
यानी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन अचानक उन्होंने एक दूसरे से सिर्फ लड़ना ही है और कोई वाकया होगा। मसलन अगर आप अभी भी देख लें, वो रूस और यूक्रेन का देख लें या इवन ईरान का देख लें, चाइना बेशक इसमें यकीनन इन्वॉल्व हुआ है। चाइना बाय ऑल इंडिकेशंस, चाइना ने ही ईरान को एक जमानत दी है कि तुम सीज फायर मान लो, क्योंकि पाकिस्तान तो इतनी बड़ी ताकत तो नहीं है कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान मान जाता। तो ये जो आपको याद होगा, इसहाक डार बीजिंग गया और उनको कहा कि आप तेहरान को काबू करें, तो उस मकसद यही था कि चीन जाहिर है अपने कार्ड्स तो खेल रहा है, but at the same time, what it also shows is China is not in the mood, at least immediately, to confront America, at least not militarily. मतलब कोई इसका इरादा नहीं है। हाँ, ताइवान पे कल कोई मसला होगा जो कि बिल्कुल ही उनके बैकयार्ड का मसला है, तो वो एक अलग क्वेश्चन है। सो ये मामलात इतने सादा तो नहीं है ना कि हम कहेंगे कि, और मेरा मकसद भी यही था कि अगर हम अमेरिका और यूरोप की तारीखी एक गठजोड़ देखें तो वो 500 साल पुराना है। और ये 20 25 30 साल से हमें कुछ न कुछ नजर आता है कि गाये बगाए इनको किसी बड़े जियोपॉलिटिकल झगड़े या तजाद में इनका इख्तलाफ भी सामने आ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि वो ख़त्म हो रहा है। या वो, या कनाडा अगर चीन के साथ कोई मायदा करता है, कुछ कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ फ्लक्स, राइट। और अक्सर आजकल हवाला ग्रामशी का दिया जाता है कि द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड द न्यू इज येट टू बी बोर्न, एंड दिस इज द टाइम ऑफ मोर्बिड सिम्टम्स, यानी कि जब भी हमें पता नहीं है कि होना क्या है, यानी कि मार धाड़ है, कत्ल गारत गरी है, अमेरिका का जो रद्दमल है, जो हर तरफ मारना है या इसराइल के कहने पे हर जगह जंग छेड़ना है, ये उसका इजहार है ना। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका बहुत जल्दी पसपा हो जाएगा, या अमेरिका, बल्कि ये भी एक तारीख में पहली दफा हमने देखा है। इफ एनी ऑफ यू हैव रेड जियोवानी ओरिगी, वो बताता है कि कैसे ये जो अमीम ने भी बताया था ना, फ्रॉम द पोर्चुगीज टू द डच टू द ब्रिटिश, ऑल ऑफ दीज एम्पायर्स और imperialisms, in whichever way we choose to describe them, यानी कि इनकी जो माशी ताकत और फाइनेंशियल ताकत जैसे कमज़ोर होना शुरू हुई, तो एक नया इंपीरियलिज्म उसकी जगह लेना शुरू करता है। एंड दैट माशी, फाइनेंशियल और मिलिट्री ताकत की कोई ना कोई मुताबिकत रही है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट वी हैव एन एग्जांपल ऑफ एन इंपीरियलिज्म वेयर माशी और फाइनेंशियल तौर पर उसकी वो हैसियत नहीं रही, लेकिन मिलिटरली तो वो फिर भी दुनिया को तबाह कर सकता है। यानी कि ये एक अपनी जगह एक, यानी कि वी नेवर हैड अ वर्ल्ड वेयर द होल वर्ल्ड इज फाइनेंसिंग द इंपीरियलिज्म्स डेफिसिट। एक्चुअली इस वक्त ये हो रहा है। द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडेटेड कंट्री, बिलीव इट और नॉट, अगर आपको इसका नहीं अंदाजा, तो जो सबसे बड़ा जो खसारा है किसी भी मुल्क का, वो दुनिया का, वो तो अमेरिका का है। इन द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाइक इट्स नाउ अप टू $40 ट्रिलियन। और वो क्या होता है कि हम और आप और हमारे मुल्क जो है ना, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद कर, रिजर्व्स रख कर, हम उसको एक तरह से चला रहे हैं। तो ये सारा कुछ इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होगा, और ना ही ये अमन से खत्म, पुरअमन तरीके से खत्म होगा जैसे हमें नजर आ रहा है। ईरान की मुजाहमत सिर्फ हमें ये दिखाती है कि एक तो ये कि इस लामहदूद फौजी ताकत को भी किसी हद तक लगाम दिया जा सकता है। एंड बाय द वे, दिस इज ऑल्सो नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड। वियतनाम वाज द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड। वियतनाम वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन asymmetrical strategic victory for the डेविड एंड गुलायत की अगर आप कहानी तारीख में जो लतीफा, यानी कि जो फेबल है, उसको समझें, तो ईरान ने जो किया है वो बहुत कुछ हमें बताता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये जो मैं आपसे, मतलब जो नुकात आपके सामने मैंने रखे थे तारीख के, कि जी थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म को भी देख लेते हैं। सोवियत कम्युनिज्म ने भी आखिर एक, इन माय अंडरस्टैंडिंग, द बिगेस्ट चैलेंज टू यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इन हिस्ट्री वाज कम्युनिज्म, नॉट व्हाट वी सी टुडे। मतलब आई विल स्टेट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है वो इम्कानी तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। मतलब सोवियत कम्युनिज्म तो एक एलानिया चैलेंज था ना,
कि भाई हम आपको खत्म करना चाहते हैं, हम इस निज़ाम को खत्म करना चाहते हैं, हम इसके बरक्स कोई मुतबादल निज़ाम लाना चाहते हैं। तो उसी तनाज़ुर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूरोप का भी मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिका के साथ कोई मतलब बिल्कुल ही कोई वो एक नहज पर पहुंच चुके हैं कि जी सारी जो 500 साल की तारीख का जो सिलसिला है वो उसको गवा देंगे, और वो बस अब चीन के साथ दे देंगे, और वो ईरान को के साथ सैंक्शंस खत्म कर देंगे। ऐसा तो नहीं होने जा रहा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने जा रहा। होगा क्या ये हमें नहीं पता। दिस इज व्हाई वी आर डिबेटिंग दिस, राइट? पार्टली मकसद ही यही है, एंड एंड व्हाई दिस इज अ वेलकम डिस्कशन। आसिम साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं जी जी और जरूर। उनमें से तीन सवाल जो हैं वो चाइना के बारे में है। एक सवाल डॉक्टर रियाज शेख साहब ने किया है। मैं तीनों सवाल आपको कह देता हूं ताकि फिर आप वन गो में आप बता दीजिएगा। रियाज शेख साहब का सवाल है, माय क्वेश्चन इज चाइना गोइंग टू टेक मोर एग्रेसिव स्टैंड इन केस क्राइसिस कंटिन्यू फर्दर? एक तो ये आप देख लीजिए। फिर समीना अब्दुल गफूर साहब का एक दो दो सवाल हैं। एक, इट इज बीइंग सेड दैट चाइना विल ओवरटेक यूएसए इन जीडीपी बाय 2035, इज इट करेक्ट? और एक आखिरी सवाल चाइना के बारे में ही है, इज चाइना रिप्लेसिंग अमेरिकन इंपीरियलिज्म? चलो जी। मैं I'll hand it over to Ameem because you know that the last one in particular. ओके, तो अ, अमीम साहब एक और सवाल वो जी मेरा है, वो भी आप लिख लीजिए। आपके लिए एक सवाल बचाया हुआ था मैंने। वो ये कि आपने जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया इंपीरियलिज्म जो एरा गुजरे हैं पीछे, 1.0, 2.0 और 3.0। तो 1.0 के अंदर आपने स्पेन और पोर्चुगल को दोनों को मिलके आपने बताया कि ये एक इंपीरियलिस्ट एरा था और दोनों ने अपनी अपनी चीजें बांटी हुई थी। कि वो लोगों को गुलाम करते थे, वो अमेरिका एक काम कर रहा था, पोर्चुगीज जो थे, पोर्चुगल जो था वो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर उसको वो चैनलाइज करता था, उसके ऊपर फोकस था। क्या ये रेप्लिका हम नहीं मान सकते? ये जो आज का इंपीरियलिज्म है, जो अमेरिका इंपीरियलिस्ट है, इंपीरियलिस्ट एरा जो है, तो उसके अंदर उसका पार्टनर चाइना है। पोर्चुगल का रोल जो है वो चाइना प्ले कर रहा है और स्पेन का रोल जो है वो अमेरिका प्ले कर रहा है। हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? और मल्टीपोलर और यूनिपोलर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो मल्टीपोलर, अगर ऑलरेडी इट्स अ मल्टीपोलर, दो दो पावर्स हैं, तो चाइना को या रशिया को जो पावर वो इस वक्त हैं, उसके लिए किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो मल्टीपोलर हो जाएगा निजाम, वरना यूनिपोलर ही है। तो आई थिंक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इट्स ऑलरेडी मल्टीपोलर और दे आर शेयरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक जो 1.0 मॉडल में था। प्लीज अब आप कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच। मुख्तसर अगर मैं कहूँ ना, मेरे नज़दीक जो है वो स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर चाइनीज एम्पायर टू बी imperialistic। और वो इसलिए पॉसिबल, या हमें अभी एटलीस्ट हमें इन दिस करंट मोमेंट उसके आसार नहीं मिलते। 50 60 100 साल बाद तारीख ने क्या होना है उसको वो किसको पता। जो आपने सवाल किया है, क्या मतलब जिस तरह पोर्चुगीज और स्पेन साथ काम करते थे, अमेरिका और चाइना भी तो साथ काम कर रहे हैं। उसमें मेरा एक तो थोड़ा सा इख्तलाफ ये होगा कि स्पेन और पोर्चुगल जो है उनके जिस तरह ताल्लुकात थे, जिस तरह उनके एक किस्म में कह लें हिस्टोरिकल पर्सनल टाइज, मैरिज टाइज, टाइज बिटवीन कैपिटल, बिटवीन शेयर्ड कैपिटल, वो एक 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 वो एक आप कह लेंगे बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर था। I don't think we see that same kind of entanglement between China and the US. तो चाइना एंड यूएस का बेसिक entanglement, जिस वजह से चाइना जो है अभी लड़ाई नहीं भी करना चाह रहा है। चाइना ने बेसिकली बैट ये ली थी, चाइना ने कहा था कि हम दुनिया भर में अपनी ट्रेड एक्सपैंड करेंगे, लेकिन हम जो है प्रोटेक्शन अपनी इम्ब्रेला नहीं करेंगे। जो इंपीरियलिज्म कहता था कि हम जहां जहां हमारी हमारी तिजारत की शिप जाएगी, उसी तरह हमारी नेवल शिप उसके साथ साथ जाएगी ना, द ट्रेड फॉलोज द फ्लैग काइंड ऑफ स्टफ। But China somehow decided that they are not going to invest in the same kind of protection infrastructure. And they didn't do it because they relied on America to a large extent. Um,
आई थिंक देर इज ऑलरेडी सम क्वेश्चनिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट रिलायंस, कि वो कब तक कहाँ तक अमेरिकन एक प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर रिलाई कर सकता है। चाइना, आई थिंक उसको वो जो है वो ओपन क्वेश्चन है। और आई थिंक जो इंडिकेशन जो है, किसी ने कहा था कि जीडीपी हमें देखना चाहिए। जीडीपी इम्पॉर्टेंट है खासतौर पे देखने के लिए। आई थिंक अमेरिकन एक एक जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उनको लगता है जो कंज्यूमिंग सोसाइटी, जो जो ग्लोबल लीडिंग सोसाइटी होगी वो कंज्यूमिंग सोसाइटी होगी। लेकिन वो क्यों ज़रूरी है कि उनकी क्यों, वाई शुड द दैट दे बी द मोस्ट कंज्यूमिंग नेशन। देयर कैन बी अदर क्राइटेरियाज। मेरे नज़दीक जो जो दूसरे क्राइटेरियाज हैं वो देखने के लिए, वो तो एक यही आसिम ने जो जिक्र किया था कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा डेट्स हैं। उन डेट्स का जो है मेरे ख्याल से कोई आई थिंक 14% है जो चाइना के पास है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है 14 से 18% है जो चाइना के पास है। ऑलरेडी चाइना ने स्लो डाउन कर दिया है अपनी जो अपना कैपिटल का उनका सरप्लस आता था, जो सरमाए का उनका जो पैसे बच जाते थे, वो सारा वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में करते थे। लेकिन वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो कर दी है, और कुछ पैसा जो है उससे निकालना भी शुरू किया। तो उससे हमें लगता है कि कुछ किसी किस्म की डिसइंटेंगलमेंट भी हो रही है। और दूसरा मैंने कहा जब प्रोटेक्शन वाला भी जो है, प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या चाइना अमेरिका को डायरेक्टली टेक ऑन कर सकता है, वो कौन करेगा? अगर आपने, एक मुल्क है जिसने 900 मुल्कों के अंदर अपनी बेसिस बनाई हुई है, जो दुनिया के सारे मुल्कों के मिला के उतना बजट स्पेंड करता है, तो क्यों आप इस तरह की ताकत, जिसने दुनिया मतलब जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय जंग के, मतलब अमेरिका आप किसी भी चीज़ में लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है, किसी चीज़ में टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी चीज़ में रिसर्च में आगे नहीं है, सिवाय इसके कि वो लोगों को कत्ल करने की उसकी सलाहियत बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे जंगली जानवर से डायरेक्टली लड़ना भी जो है वो भी एक समझ की तो बात नहीं मानी जा सकती ना। तो उस जंगली जानवर से लड़ने के लिए भी आपको कुछ अलग तरीके बनाने होंगे। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज, जो जो मिलिट्री डील्स भी हो रही हैं, जो जो हमने कहा कि पिछले जो आसिम में बात की थी कि आप जो अभी ईरान कर रहा है, या जो पिछले 1 डेढ़ साल के इवेंट्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं। उसके अंदर एक तो इंडिकेशन ये आती है कि अमेरिका ने मतलब इतने $1.5 ट्रिलियन वो स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसे जो मिल रहा है वो आप कह लें वो पेपर टाइगर एक किस्म का साबित हो रहा है। या सो इसका किस्म का पेपर टाइगर साबित हो रहा है। उससे पता चल रहा है कि आप उसको अपोजिशन कर सकते हैं मिलिटरली। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो आसिम ने रशिया और वियतनाम की एग्जांपल की थी। मेरे नज़दीक ये उनसे थोड़े से इंपॉर्टेंट आई। रशिया अल कम टू, वियतनाम से ज़रूरी इसलिए ज़्यादा है। वियतनाम से मैंने कहा था, वियतनाम अपने खित्ते की जंग थी। वो वियतनाम की आज़ादी की जंग थी। वो उसी हिस्से के अंदर लड़ लेते, वहीं पे उसे मार रहे थे, गुरेला जंग हो रही थी। ये एक ऐसी एग्जांपल है कि आप एम्पायर की नेटवर्क जो दूसरी जगह भी हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। सो उससे जो है वो उसकी एसिमेट्री, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो है वो बहुत फर्क हो जाती है मेरे नज़दीक। इसलिए क्योंकि वियतनाम के अंदर हमेशा आपको पता था कि अमेरिका ने अगर जिल्लत खाई भी, उन्होंने बंद कर भी दिया, वो वहां से उठ के चले जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बंद हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उनका कंट्रोल कम हुआ, तो उनको फर्क पड़ेगा। उनका इंपीरियलिज्म एज अ स्ट्रक्चर विल गेट impacted, not just its location in one place. I think the question of Russia is important. Like, like how do we see, like, like, was it, जो रशिया एक ऑल्टरनेट था? हाँ, रशिया ने नाम से, it did have this, coherent vision of the third world. It did have, an ideological, political project in mind. Um, but I think materially, the situation is, I think, more conducive for alternative imaginations at this current moment than it was in the Russian point in time. Firstly, because of as I said, like um, or the possibility of not having any kind of American military weapons and security and then surviving. I think it looks with China right now, it looks higher. And I think production, China के जब रशिया के अंदर भी प्रोडक्शन का कंट्रोल उनके पास कभी भी नहीं आया था इस लेवल का। चाइना के ऊपर प्रोडक्शन, चाइना के पास प्रोडक्शन का भी कंट्रोल है। So in that sense, it has somewhat of a greater influence. May not have that same kind of ideological zeal behind it, but it has a structure that can maybe challenge power to a further extent than Russia. At least that's what I see. ओके डॉक्टर साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और उसके बाद इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। एक जुबैर साहब का क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग इन यूएसए एंड एयरलाइन फेसिंग शटडाउन एंड स्ट्राइक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशन इज हैपनिंग।
tell me what is going on in America's domestic politics. Is there any risk of disintegration like USSR? एक सवाल ये है सर। और एक डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, एक आखिरी सवाल है, वो ये कि अभी कुछ खबरें आई हैं कि अमेरिका दोबारा यूएन के रोल को फ्रंट लाइन के ऊपर लेके आ रहा है, और अब यूएन को इन्वॉल्व कर रहा है कि वो दोबारा इस सारे मैटर में आ जाए और यूएन से जो है वो चीजें रिजॉल्व कराएं ईरान के साथ। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक ये चीज आएगी कि चाइना और रशिया जो अमेरिका चाह रहा है उस पे विटो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस इसका मुझे आपको क्या लगता है ये बताइए, और इनके जुबैर साहब के सवाल का जवाब दीजिए। आई थिंक अमेरिका के ऊपर जो है ना, आपके मुंह में घी शकर, जिन्होंने भी कहा है कि ये हो, क्या अमेरिका के अंदर क्या होगा? आई थिंक लाइक सम इंडिकेशन इज लाइक मे बी लंदन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द ब्रिटिश ये एम्पायर, हाई आफ्टर हाई द हाई इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और एयरलाइंस के शटडाउन की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बाद क्या यूएसएसआर जैसा हाल हो सकता है? अमेरिका का भी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है अमेरिका में? बिल्कुल, मैं उसी में कह रहा हूँ कि इसी बात पे ना, जिसने भी सवाल पूछा है उनके मुंह में घी शकर, कि ये सच हो। क्या हो सकता है? पता नहीं क्या मतलब, आई डोंट नो कि मतलब वो डिसइंटीग्रेशन और सिविल वॉर इस तरह की सिचुएशन बनने को तो बन सकती है। अमीन अमेरिका में बहुत 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 डिवीजन है, लेकिन जनरली मेरा ख्याल है कि वही जो मैं कह रहा था कि इसकी एग्जांपल उसी तरह की होगी जो लंदन 1945 के बाद जो लंदन था, जिसके अंदर लंदन की चमक धमक के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया था, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में बहुत फर्क नहीं आया था। आई थिंक अमेरिका के अंदर भी ये होगा। अमेरिका के अंदर कुछ अरसे तक की इकोनॉमी बुरी होगी, वो कुछ स्टिम्युलस देंगे, कुछ वो करेंगे, वो कंट्रोल होगी। आई थिंक इकोनॉमिकली वो कंट्रोल कर लेंगे अपना। सो आई डोंट थिंक कि इंटरनली यहाँ सिचुएशन उतनी बुरी होगी। आसिम साहब, आप जवाब दे दें कि अमेरिका जो चाह रहा है यूएन के रोल को वापस रिवाइव करना, ईरान से चीजों को रिजॉल्व करवाना, तो रशिया और चाइना अमेरिका का साथ देंगे या विटो की तरफ जा सकते हैं? देखिए, यूएन की जहाँ तक बात है ना, यूएन तो कभी भी कोई बहुत जमहूरी इदारा तो नहीं था। जैसे तमाम जो आलमी इदारे हैं, ये भी अगर आप उनकी भी तारीख देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर के आइडियोलॉजिकल पेग्स ही रहे हैं। चाहे वो सो कॉल्ड डेवलपमेंट के इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ एंड लेस सो द यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो हमेशा एक किसी हद तक कशमकश रही। अगर आप, जो मैंने जिक्र किया था पहले कि थर्ड वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा पुश था कि G77 मुल्कों का की तरफ से आया था कि जी हम दुनिया के माशी निज़ाम को भी यानी कि साम्राज्य से आज़ाद करवाएं। सो ये इसकी गुंजाइश तो होती है यूएन के अंदर, बट फ्रैंकली ओवर द लास्ट 25 years, स्पेशली सिंस द वॉर ऑन टेरर, द यूएन हैज बिन क्वाइट स्पाइनलेस जनरली स्पीकिंग। आप फलस्तीन का देख लें, 2.5 साल वो जो नस्ल कुशी चलती रही। ये इवन ईरान के मामले में आप देखें ना कि वो गल्फ कंट्रीज के रेजोल्यूशंस को सर पे उठा लेते हैं, लेकिन मतलब वीटो तो हो सकता है या कोई एब्सटेंशन हो सकती है, बट एज एन इंस्टीट्यूशन, तो अगर आप उसके इदारे के तौर पर देखेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि यूएन के अंदर कोई काबिल जिक्र, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि एक हतमी लड़ाई होगी, या वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आई थिंक जो हम, अगर हम इख्तिताम की तरफ जाएं तो मुझे मेरा ख्याल है कि जो दो चार चीज़ें वाज़ेह हैं कि हमारा सबका इत्तेफाक है कि कुछ बहुत बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां आ रही हैं, आ भी चुकी हैं, मज़ीद भी आ रही हैं। अम, वो तारीख के मवाजने से मुझे मुझे लगता है वो और ज़्यादा हमें अंदाज़ा हो सकता है कि किस किस नौइयत की तब्दीलियां हैं वो, कि तारीख में, मतलब माजी करीब में, स्पेशली जब सरमायादाराना निज़ाम को या साम्राज्य को पहले चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो आज में उसका मवाजना, आई थिंक दिस शुड बी एन ऑन गोइंग डिस्कशन, बिकॉज
a lot of this is not just about posturing और नाराबाजी. It is a material question, right? कि ये किस हद तक इसकी मादी बुनियादें जो है ना साम्राज्यत की या जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की वो यानी कि एक तरह से कमजोर पड़ रही हैं. और एंड देन एज आई सेड, जो मेरे नजदीक इसके साथ नतीजो जो सवाल है कि इसकी जगह क्या आएगा. नो व्हाट विल टेक इट्स प्लेस. इज इट अ न्यू form of hegemony which is also capitalist, or is it an anti-capitalist, potential hegemonic order? तो ये तो तारीख ही है ना. तारीख तो हम पहले से तो नहीं लिख सकते. तारीख एक ओपन, और यही तो हम इसलिए तो हम जदोजहद करते हैं कि सब कुछ तय नहीं होता, सब कुछ पहले से, चाहे जितना मर्जी तारीख का बोझ हो. और ये 500 साल का बोझ ही है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं. Um, तो आई थिंक ये सवाल जो है ना ये मजीद बहस मांगता है. एंड आई थिंक दैट देयर इज आल्सो दिस दिस क्वेश्चन ऑफ आवर यूनिट ऑफ एनालिसिस, जो आज बात नहीं हो सकी लेकिन उस पर भी हमें बात जरूर करनी चाहिए. इज आवर यूनिट ऑफ एनालिसिस द स्टेट, or are we thinking the state but also beyond the state? Because दुनिया के अंदर वही वाली बात है, अगर आप थर्ड वर्ल्ड के ज़माने का मवाजना करें तो दुनिया के अंदर बेशतर जो मुल्क है ना, रियासतें जो है ना, मैं उनको अवाम दोस्त तो नहीं कह सकता. मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर हम इमीडिएट डीकॉलोनाइजेशन के दौर को देखेंगे या चीन, वियतनाम, क्यूबा, इन तमाम इनकलाबात को देखेंगे तो उसका तो एक इलानिया मकसद ही यही था कि हम अपने मुल्क के अंदर के निज़ाम को अवाम दोस्त बनाएंगे. हम इस अवाम दुश्मन रियासत को और इस अवाम दुश्मन या साम्राज्य नवाज रियासत को ट्रांसफॉर्म करके उसको अवाम के ही मफादात के लिए इस्तेमाल करने की बात करते थे. तो ये आजकल ये नहीं है. That's not happening around the world. So we should also be able to bring that into the discussion. अगर हमारा, if the scale of analysis is purely the world or regions, and we don't have a multi-scalar analysis जो हम मुल्कों के अंदर की सियासत को भी और उसके मतलब मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान की. और इस मैं तो आखिरी बात यही करूंगा, पाकिस्तान अमन का दाई बना हुआ सरीना होटल में. तो जिस शहर में मैं रहता हूँ उस सरीना होटल के 1.5 किलोमीटर दूर अम, उस दो उसी अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात, जो कि एक फौजी आमरीत ही है इस मुल्क में अगर सच्ची बात करें, जो एक फौजी आमिर के जरिए मीडिएशन हो रही थी. तो वो अपने वजीर दाखिला के जरिए उन्होंने 2,000 घर, यानी कि तकरीबन 20,000 लोगों को 2 दिन बाद बेदखल किया, और बेदर्दी से बेदखल किया. और इस्लामाबाद में तो इस वक्त बेदखलियों का एक ऐसा सिलसिला जारी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते. मैंने तो ये 30 साल ये काम किया है, मैंने कभी भी नहीं देखा इस शहर में कि इतनी अवाम दुश्मनी आपको रियासत की जानब से मिले. सो आई थिंक वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एनालिसिस इनटू दिस जियोपॉलिटिकल एंड रीजनल स्केल. आई थिंक यही एक संजीदा, मुझे लगता है एक तज्जिया होगा जिसमें हम इन तमाम तजादात को भी लेकर चलें, और फिर ही हमें इम्कान का, बाकी तो बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी के हम जब मवाजना करते हैं तो बहुत कुछ मुख्तलिफ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन ये भी मुख्तलिफ है कि मुल्कों के अंदर कोई अवाम दोस्त सियासत नहीं है, जो कि आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले बहुत सारे मुल्कों में थी. एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो देन, आई थिंक, इफ इन माई अंडरस्टैंडिंग. एंड बाय द वे, द ग्लोबल राइट इज विनिंग एवरीवेयर. ये आप ब्रिटानिया में देखेंगे तो मुआशी, और जो आप बता रहे हैं ना कि जी अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुआशी तजादात हैं, तो ट्रंप उसी के नतीजे में तो उभर कर सामने आया. नाइजल फैराज इज अबाउट टू विन probably election to the prime ministership of the United Kingdom, जो कि इंतहाई ट्रंप की ही एक किस्म है. तो यानी कि ये भी एक सच है जिसको हमें अपने इस एनालिसिस में शामिल करना चाहिए. बट ऑफ कोर्स वो हम इम्कान और उम्मीद को ही तलाश करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स सर्टेनली व्हाट वी सी इन द वर्ल्ड टुडे, कि एक ओपन फ्यूचर है और उस फ्यूचर को पाने की बात है.
डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपका भी अमीम साहब और डॉक्टर सज्जाद साहब। और ये प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए मैं डॉक्टर हुमा गफ्फार साहिबा से जो है मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने इख्तितामी कलमात जो है वो कहें, और इसको हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएं इस तमाम प्रोग्राम को। मैं दोनों अपने मेहमान स्पीकर से उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत तफसील से, और अमीम लुत्फ़ी साहब का कि उन्होंने इम्पीरियलिज्म और एम्पायर और उससे शुरू किया, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा एक प्रोवाइड कर दिया, जिसके ऊपर फिर करंट उस पे इश्यूज के ऊपर आए। और ये क्या इख्तिताम जो है वो भी एक था, एक उम्मीद के साथ आसिम सज्जाद साहब ने बात को अपनी ख़त्म किया, लेकिन ये भी वाजे कर दिया कि इंटरनल तजाज़ात जो हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान या और मुल्कों में समझा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं शायद आवाम की बेहतरी की तरफ चली जाएं, या ये जो इम्पीरियलिस्ट कुव्वतें हैं उनका शायद कोई जवाल शुरू हो रहा है या उनके अंदर इंतशार पैदा हो रहा है। लेकिन बात उसके साथ साथ ये भी है कि आवाम को कितनी आज़ादी या कितनी सहूलत मिल रही है उसमें। और एक इम्पीरियलिस्ट की जगह, इम्पीरियलिज्म की जगह कोई दूसरे राइट विंग जो है या दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो चीज़ें जो है जगह ले रही हैं। तो हमें इसके ऊपर भी सोचना की ज़रूरत है कि किस तरह इन चीज़ों को, जो ये चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं, उनको आवाम की तरफ, आवाम के मफाद में जो है मुंतकिल किया जाए और उनके बारे में सोचा जाए। तो आप दोनों का इर्तिका इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा आप दोनों की गुफ्तगू से। तो बहुत शुक्रिया आपका।